हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो फिजिक्स की जो यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक पूरी यूनिट है, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स आएंगे। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे हमने हीट के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही आप जब 11 12th में आओगे तो आप एक पढ़ोगे ऑप्टिक्स, जहाँ पे आप लाइट के बारे में पढ़ोगे। ऐसे ही एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द चार्ज। कि मतलब एक चार्ज जो है वो क्या क्या कर सकता है, वही हम सबको, हाँ, वही सब चीज हमको इस पूरी यूनिट में देखनी है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा रियल लाइफ से आपको कनेक्ट कराऊं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, तो आपने देखा होगा जैसे बारिश के मौसम में जो लाइटनिंग होती है, आ रही बात समझ में? तो वो लाइटनिंग क्यों होती है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में समझ में आएगा। ठीक है। ऐसे कभी आपने फील किया हो जब आप बलून को बालों में रब करते हो, उसके बाद में उसको दीवार के पास लेके जाते हो तो दीवार पे चिपक जाता है। कभी सोचा आपने ऐसा कि ऐसा क्यों होता है? तो वो आपको समझ में आएगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ऐसे ही और भी काफी सारी चीजें हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि जब आप कारपेट पे मूव करते हो और जब एक मेटल डोर को जब आप टच करते हो तो एकदम से झटका लगता है हमारे हाथ में। ऐसा क्यों होता है? वो भी आपको यहीं पे समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। करंट क्यों फ्लो होती है, आ रही बात समझ में? करंट कैसे फ्लो होती है, बैटरी का क्या रोल है, फैन में जो कंडेंसर लगा होता है उस कंडेंसर का क्या रोल है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसे जनरेट होती है, जनरेटर मोटर वगैरह ये कैसे बनाई जाती है, ये सब हमको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा हमको ये पढ़ना है कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट आखिर क्या चीज है। ठीक है। मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, मैग्नेट जो है इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल ये क्या होते हैं, क्या हम खुद भी मैग्नेट बना सकते हैं क्या। ऐसे ही आपने 10th क्लास में एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी होगी कि जब भी आप कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। तो क्या रीजन है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकने का? आपको आई थिंक 10th में ही डाउट आया होगा कि ऐसा क्या है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है हमेशा। तो ये इसका क्या रीजन है ये आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में समझ में आएगा। क्या अर्थ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो अर्थ है उसका खुद का भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मतलब अर्थ खुद क्या एक मैग्नेट है क्या? तो हाँ, अर्थ खुद एक मैग्नेट है। तो अगर अर्थ मैग्नेट है तो अर्थ के पास ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? और इस मैग्नेटिक फील्ड से हमको क्या हेल्प मिलती है? मतलब अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे हमको क्या हेल्प मिलती है, हमारे रियल लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे घरों में जो ये करंट आती है, ये करंट कैसे आती है, करंट कैसे फ्लो होती है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया है कि रियल लाइफ की क्या क्या चीजें हैं जो इस चैप्टर से कनेक्टेड है। अब मैं अगर इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं इस चैप्टर की, तो अगर मैं जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये करीब करीब 30% वेटेज रखता है। मतलब इलेक्ट्रो सॉरी जेई मेंस में जितने भी टोटल क्वेश्चंस आएंगे उनमें से 30% के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही पूछे जाते हैं। मतलब जैसे 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 30% क्वेश्चन जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही आएंगे। अगर मैं आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आईआईटी एडवांस में अप्रोक्सीमेट 26 से 28% तक, 26 से 28% तक जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही पूछा जाता है। मतलब टोटल क्वेश्चंस का 26 से 28% जो क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही पूछे जाते हैं। और सेम यही आपका नीट में है, नीट में भी इतना ही आपका वेटेज है 26 से 28% तक। तो अगर मैं ओवरऑल कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हर पेपर में मोर देन 1/4 जो है सेक्शन वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पूछा जाता है। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। अगर मैं आपको 12th के पूरे सिलेबस की बात करूं तो 12th का जो पूरा सिलेबस है उसका 60% से भी ज्यादा सिलेबस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। मतलब आपको 12th में जो पढ़ना है वो 3 यूनिट पढ़नी है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक आपको ऑप्टिक्स पढ़नी है, एक आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है। तो उन तीनों यूनिट को मिला के जो टोटल सिलेबस बनता है उसमें से 60% से भी ज्यादा पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कवर करता है। तो मतलब अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो उस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैंने आपको पहले इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है और रियल लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो इस चैप्टर से कनेक्टेड है उसका मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो यूनिट है इसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है इलेक्ट्रो, एक है स्टैटिक्स।
इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब इस यूनिट में हम चार्ज को क्या रखेंगे, रेस्ट पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज को रेस्ट पे रख के देखेंगे कि वो चार्ज को रेस्ट पे रखने से आखिर होता क्या है। तो अगर मैं एक सिंपल बात बोलूं तो चार्ज को रेस्ट पे रखने से क्या होता है, चार्ज जब रेस्ट पे रखा होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आ रही बात समझ में? तो इस पूरे चैप्टर में हमारा जो चार्ज है वो मूव नहीं करेगा, वो हमेशा रेस्ट पे होगा। अब इसमें जो है हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही आएगा, एक गॉस लॉ और एक कैपेसिटर। तो इन तीनों चैप्टर में हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पे होगा, और वो रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज जो है वो क्या क्या कर सकता है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, डायनेमिक्स मतलब मोशन यानी मूविंग। तो जैसे हमने पहले चार्ज को रेस्ट पे रखा, फिर देखा कि वो क्या क्या कर सकता है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो वो क्या क्या कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि चार्ज को मूव करने के 2 तरीके होंगे, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, या फिर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। मींस या तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा या फिर उसके पास रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पे फिर 2 केस बनेंगे। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर दे या चार्ज जो है रिटार्डेशन में हो, तो चार्ज जो है वो ईएम वेव जनरेट करता है। ईएम वेव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमको एक तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, और जब चार्ज मूव करता है तो वो एक करंट भी बनाता है। तो यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर आएंगे वो आएंगे, एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म, एक आएगा ईएमआई। ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है वो हम इस चैप्टर में ही देखेंगे। एक हम पढ़ेंगे एसी। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में करंट आती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये 4 जो चैप्टर हैं ये हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है। ये जो 3 चैप्टर हैं ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। इन तीनों चैप्टर में हमारा चार्ज रेस्ट पे होगा, यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो मूव कर रहा होगा। अब जो तीसरी चीज है जहाँ पे चार्ज एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट होता है, तो वहां पे हमारा ईएम वेव जनरेट होता है। तो ईएम वेव में हम क्या पढ़ेंगे, पहले उसका मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, मतलब एक दूसरे का कनेक्टेड होते हैं। कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, ऐसे ही जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। मतलब ये दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे वही हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होगा। वो हमारा तीसरा सेक्शन है इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं इसके अंदर वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम चार्ज को रेस्ट पे रख के देखेंगे, और इसमें भी जो मेरा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इसी नाम से ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगा तो जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी जो है पूरी पूरी कहानी चार्ज पे बेस्ड है। यहाँ पे भी हमारा जो चीज है चार्ज पे चल रही है, यहाँ पे भी जो चीज है वो हमारी चार्ज पे चल रही है, और ईएम वेव जो है वो भी चार्ज से ही कनेक्टेड है। तो एक बार हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, वही हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सबसे पहला टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी।